गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जो आपका प्रथम क्लास था बहुपद का, उसमें हम लोग बहुपद के आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़े हैं कि बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो क्लासेस है पूरा सीक्वेंस वाइज, पूरे टाइप वाइज आपको क्लास हो रही है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, उन सभी टॉपिक्स को एक टाइप वाइज के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। फिर से एक मैसेज के द्वारा मुझे पता चला है, कोई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर बुक्स कौन सा ले और पढ़ा कैसे जाए। दोस्तों जाके पहले वाला जो वीडियो है बहुपद का, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसमें पूरा बताया गया है कि किस प्रकार आप पढ़ सकते हो मैथ को। फिर भी अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि आपको जो बुक्स का कन्फ्यूजन है, उन बुक्स का कन्फ्यूजन आपको दूर करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ध्यान रखना, अगर बस एक ही तरीका है आपको मैथ को सीखने का। अगर आप चाहते हो पूरा 100 आउट ऑफ 100 लाना, पूरा 100 मार्क्स आप चाहते हो स्कोर करना, ठीक है। अगर मैथ की परीक्षा में, मैथ के एग्जाम्स में अगर आप चाहते हो सर 100 मार्क्स को कवर करना, 100 मार्क्स को स्कोर करना, बस एक ही उपाय करना है, उसको फॉलो करना। दोस्तों पहला बात है आपको नोट्स को तैयार करना। दोस्तों ध्यान रखना, ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स नहीं तैयार करते हो तो डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो सबसे पहला बात है आपको नोट्स को तैयार करना। और बुक्स की अगर बात करते हैं तो बुक्स बस एक ही बुक आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक दोस्तों ध्यान रखना, इस नोट्स की बात करते हैं तो ये लगभग मिनिमम की बात करते हैं तो 5 टाइम्स आपको सॉल्व करना है। ये जो 5 टाइम्स है ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, मिनिमम 5 टाइम्स आपको रिवाइज़ करना है नोट्स को। उसके बाद एनसीईआरटी का जो बुक है उसको भी आपको 5 टाइम्स रिवीजन करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ये आपके सामने मिनिमम है। आपकी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी करना हो आप कर सकते हो। दोस्तों एक ही उपाय है मैथ्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। ज़्यादा बुक के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप ज़्यादा बुक्स को सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आप स्कोर नहीं कर पाओगे। दोस्तों एक रूल्स होता है कि 10 बुक को सॉल्व करने के बजाय आप एक बुक को 10 बार सॉल्व करो, तभी जाके आपका अच्छा स्कोर आएगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो हमेशा ध्यान रखना किस प्रकार आपको पढ़ना है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इनफ है, मोर देन इनफ है। आप उसको एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और नोट्स के द्वारा नोट्स को आप क्या करो, बार बार रिवाइज करो। लगभग मिनिमम 5 टाइम्स आपको नोट्स को रिवाइज करना है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मेरे बताए हुए बात को अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। देखो मैथ को किस प्रकार एग्जाम में रिप्रेजेंट किया जाता है, लिखने का भी तरीका आपको बताया जाएगा पूरा। इसीलिए जो लिखने का तरीका है आपको कहाँ से मिलेगा, आपको अगर सर नोट्स से नोट्स बनाओगे, एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाओगे, नोट्स को आप बार बार रिवाइज करना। उसके बाद जो बुक्स है बस एक ही बुक आपको सॉल्व करना है, एनसीईआरटी। मिनिमम 5 टाइम्स, आपके कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो दोस्तों ध्यान रखना, अब बार बार हमसे बुक्स के बारे में मत पूछना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करते हैं कि सर बुक्स कौन सा ले, बुक्स कौन सा ले। तो बुक्स में क्या रखा है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बस इतना ध्यान रखना, बस एनसीईआरटी बुक्स आप एक ले लो, उसी को बार बार सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात। चलिए इसको आप लिख सकते हो या थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए जो क्लासेस चल रहा था आपका वो बहुपद क्लास चल रहा था। तो हम लोग पहले क्लास में हम लोग बात किए कि बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। जो एग्ज़ाम पॉइंट, देखो ध्यान से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पूरा टाइप वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एक टाइप वाइज नोट बनाइए, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो पहला टाइप्स था उसमें हम लोग बहुपद का आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात किए हैं कि बहुपद को किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको करवा देता हूं कि बहुपद को किस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वो बहुपद को पहचानने का 3 कॉन्सेप्ट आपको याद करना होता है। 3 कॉन्सेप्ट ही आपको समझना पड़ेगा कि बहुपद को किस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं बिल्कुल सही से। बहुत सारे स्टूडेंट बहुपद को नहीं मतलब पहचान पाते, कन्फ्यूज रहते हैं हमेशा। देखो अगर x + y अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये बहुपद है या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि ये जो बहुपद है, बिल्कुल है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि ये बहुपद है, समझ रहे हो मेरी बात को, लेकिन ये बहुपद नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुपद क्या है, नहीं है। तो इन्हीं कन्फ्यूजन को दूर फर्स्ट क्लास में हो चुका है सभी स्टूडेंट का। तो जाके पहली क्लास जाके देख लीजिए, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट रिव्यू में आपको दे देता हूँ, थोड़ा सा आपका रिवाइज बनता है इसमें। तो सबसे पहली बात क्या है कि बहुपद को किस प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं, इसका 3 कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा। जो पहला कॉन्सेप्ट है दोस्तों ध्यान रखने का, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए।
मतलब कोई भी एक्सप्रेशन आपके सामने दिया रहे उसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। और वेरिएबल्स का मतलब आप जानते हो कि क्या होता है, लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स को हम लोग वेरिएबल की कैटेगरी में रखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ए से लेकर जेड तक, ठीक है। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन में, दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उसे हम लोग पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख देंगे। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है, जो आपके सामने जो वेरिएबल्स हैं, देखो ध्यान से, जो आपके सामने जो वेरिएबल्स हैं इसका जो पावर होना चाहिए, इसका जो पावर होना चाहिए, ये पावर हमेशा होल नंबर होगा, होल नंबर होगा, ध्यान रखना। और होल नंबर दोस्तों आपको पता है क्या होता है, होल नंबर की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट तक, इसमें निगेटिव पार्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। और तीसरा जो कंडीशन है, कोई भी इनवेरिएबल कैटेगरी की अगर बात करते हैं, इनवेरिएबल, तो वो भी अपने आप में बहुपद की कैटेगरी में आ जाता है। इनवेरिएबल की बात करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर की बात करते हैं तो उसको वास्तविक संख्या हिंदी में कहा जाता है। और रियल नंबर की बात करें तो ये अपने आप में एक रेशनल होता है और इरेशनल होता है, रेशनल और इरेशनल। समझ रहे मेरी बात को, इरेशनल। तो बहुपद को पहचानने का 3 कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि इसमें सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, डबल वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने पूछा जाए सर x + y बता दो बहुपद है या नहीं, आपको कहा सर ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें डबल वेरिएबल आ गया, x और y दोनों इसमें है, तो कहेंगे सर इसमें ये बहुपद नहीं हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल वेरिएबल की कैटेगरी में आ गया है इसमें, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए सर आप बता दो कि x², अगर आपसे पूछा जाए सर x² + 2x + 4 क्या बहुपद है, आपको अगर सर बिल्कुल बहुपद है क्योंकि इसमें सिंगल वेरिएबल है, यहाँ भी x यहाँ भी x सिंगल वेरिएबल है। और वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर की कैटेगरी में आना चाहिए, और होल नंबर होता है 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनाइट। तो कहोगे सर यहाँ पे 2 है इसका पावर, तो 2 अपने आप पे होल नंबर है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर गया। अगर आगे चलते हैं, x वेरिएबल है, इसके पावर 1 है बिल्कुल, तो 1 भी अपने आप में होल नंबर है, तो ये भी अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। बात समझ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड, ये आपके सामने पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर आपसे कोई पूछे सर बता दो आप यहाँ पे x के पावर -2 + 4x, ये बता दो ये बहुपद है या नहीं, तो कहोगे सर ये बहुपद नहीं है, इसमें तो सिंगल वेरिएबल है, बिल्कुल सिंगल वेरिएबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट बोलता है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे पावर -2 आ गया, और -2 अपने आप में निगेटिव इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। जैसे ही होल नंबर नहीं हो गया तो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए, जैसे कि मान लीजिए √x है, √2x है मान लो, पूरा पर है, प्लस यहाँ पे 4 है, कहेगा सर ये बता दो ये बहुपद है कि नहीं, कहोगे सर ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि इसका दोस्तों पता है कि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2, 1/2 होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 2x के पावर हो जाएगा 1/2 होगा ना। आप कहोगे सर x के पावर 1/2 है और 1/2 जो है वो होल नंबर है, आप कहोगे सर नहीं है होल नंबर, तो डेफिनेटली ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद को पहचानने का 3 कॉन्सेप्ट आपको याद करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, उसके बाद जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। उसके बाद इन वेरिएबल, देखो इन वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि ये रियल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। रियल नंबर का मतलब पर में, रेशनल और अपर में, इरेशनल भी इसमें होता है। जैसे कि मान लीजिए √3, ठीक है, √3 है आपके सामने और √3 अपर में संख्या है, रेशनल मतलब इरेशनल नंबर है, तो कहा जाएगा आपको कि √3 बहुपद है या नहीं। आपको सर √3 भी बहुपद है क्योंकि √3 अपने आप में इन वेरिएबल की कैटेगरी में आता है, इन वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। दोस्तों ध्यान रखना, संसार की सभी संख्या चाहे वो पर में हो चाहे वो अपर में हो, वो हमेशा हमेशा बहुपद होगा। समझ रहे मेरी बात को। और बहुपद में सिंगल वेरिएबल की कैटेगरी में आता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जाके जो पहली वाली वीडियो है उसको आप ध्यान से देख लीजिए। आज की क्लास में हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग करिएगा टाइप 2 सवाल, ठीक है। चाहोगे तो उसको आप लिख सकते हो, इसमें लिखने में क्या है, जाके पिछली क्लास से जाके देख लीजिए, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी एक भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है तो कमेंट करिएगा दोस्तों। वीडियो के नीचे आपका कमेंट बॉक्स होगा, आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। चलिए देखते हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 सवाल। आप हेडिंग करिएगा टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 2 सवाल देखो ध्यान से, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप 2 को आप ध्यान से देखिए, किस प्रकार से एग्जामिनेशन क्वेश्चंस बनाते हैं। तो
तो सबसे पहले की बात करते हैं तो इसमें दो प्रकार, इसमें जो है वो दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन में। आप ध्यान से समझिएगा, ये जो आपके सामने टाइप 2 है वो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ग्राफ कहने का मतलब आलेख आप इसको कह सकते हो हिंदी में। ठीक है, आलेख। तो इस बात को ध्यान से समझिए, बिल्कुल बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। तो आलेख से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में बनेंगे टाइप 2 वाले सवाल में। ठीक है, बिल्कुल टाइप बाय टाइप आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर हम बात करते हैं ग्राफ्स में, आलेख में बात करते हैं तो ये दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, आपके सामने आलेख दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा सर इस आलेख को देखकर बता दो ये एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है, या आपके सामने द्विघातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ध्यान से समझिएगा, द्विघातीय बहुपद है या दोनों में से कोई नहीं है, या दोनों में से कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने प्रथम सवाल है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं बहुपद में तो दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला कि आपके सामने आलेख दे दिया जाएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा सर ये ग्राफ देखकर बता दो कि ये एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है या दोनों में से कोई नहीं है। समझ रहे मेरी बात। जो दूसरा सवाल बनता है ग्राफ से रिलेटेड, इसमें बनता है शून्यकों की संख्या। ध्यान रखना, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। कहने का मतलब है आपके सामने ग्राफ दे दिया जाएगा और उस ग्राफ को देखकर आपको बताना है कि इस ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितना होगा। तो समझा बात को मेरे। तो टाइप 2 के सवाल की अगर बात करते हैं तो टाइप 2 में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और ग्राफ का हिंदी आलेख होता है और आलेख से रिलेटेड क्वेश्चंस दो प्रकार के बनते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो एक घातीय, द्विघातीय या दोनों में से कोई नहीं, मतलब ना एक घातीय हो और ना ही द्विघातीय हो। बात समझ में आ रहा है। आपके सामने आलेख दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि इस आलेख को देखकर बताइए कि ये जो आलेख है वो एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है या दोनों में से कोई नहीं है। बात समझ में आ रही। और जो सेकेंड प्रकार के क्वेश्चंस है उसमें शून्यकों की संख्या आपसे पूछे जाएंगे, मतलब आलेख दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस आलेख को देखकर बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। बात समझ में आ रहा है। तो ये दो प्रकार के ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो प्रकार है इसमें हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप 2 में जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग करिएगा। ठीक है, ये जो प्रथम प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो प्रथम प्रकार का, आप ध्यान से इसमें हेडिंग करिएगा, आलेख देखकर, आलेख देखकर। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आलेख देखकर, ठीक है, एक घातीय, द्विघातीय और न एक घातीय या न द्विघातीय बहुपद का जांच करना। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से लिख लीजिए। मतलब आलेख को देखकर आपको बताना है कि वो जो आलेख है वो एक घातीय बहुपद है या द्विघातीय बहुपद है या दोनों में से कोई नहीं है, ना एक घातीय ना द्विघातीय। बात समझ में आ रहा है। तो आप इसको हेडिंग करिएगा। तो इसको समझने के लिए ध्यान से समझना, इसको समझने के लिए आपको पैराबोला के बारे में समझना पड़ेगा। पैराबोला छोड़ो, ध्यान से समझो, यहाँ पे पूरा बात आपको समझा जाएगा। देखो सीख लो पहले क्या होता है पैराबोला। सबसे पहली की बात करते हैं, सबसे जो पहला पार्ट है इसमें वो आपका है सरल रेखा। इसके बारे में समझो कि ये आखिर में होता क्या है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिसको मैथ नहीं समझ में आ रहा है वो भी इस चीज़ को समझेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना है। स्ट्रेट लाइन जो होता है, स्ट्रेट लाइन जो होता है वो आखिर में होता क्या है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि जो आपका सरल रेखा है, हिंदी में कहा जाता है, ये होता क्या है। तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ये जो आपके सामने लाइन खींच दिया,
ये अपने आप में क्या है, स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रही? ये जो पार्ट है, ये लाइन क्या है, आप कहोगे सर ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन है, ये भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन हो गया, ये भी अपने आप में स्ट्रेट, मतलब एकदम सीधा जो लाइन बनता है ना, उसे ही हम लोग सरल रेखा की कैटेगरी में रखते हैं। मान लीजिए ऐसे भी कर दो, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये आपके सामने स्ट्रेट लाइन हो। मान लीजिए इस प्रकार भी लिख दो, तो ये भी अपने आप में स्ट्रेट लाइन हो गया। कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है एकदम सीधा रेखा, ठीक है, एकदम सीधा रेखा, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन की कैटेगरी में रखते हैं। बात समझ में, स्ट्रेट लाइन क्या होता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इसका, वो आपके सामने है, ठीक है, परवलय। ध्यान से समझो परवलय क्या होता है। परवलय, इस दोनों कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा, दोनों टॉपिक को। परवलय इसको कहा जाता है ना, पखलय मत पढ़ लेना, ठीक है। तो परवलय को इंग्लिश में कहा जाता है पैराबोला। दोस्तों ध्यान रखना, पैराबोला के बारे में हम लोग 11th-12th में डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। जो 10th एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको समझिए, आखिर में जो होता है परवलय होता क्या है, ठीक है, पैराबोला होता क्या है, इसके बारे में समझो। तो जो स्ट्रेट लाइन आप समझ गए, स्ट्रेट लाइन क्या होता है, सीधा रेखा होता है। लेकिन अगर परवलय की बात करते हैं, पैराबोला की बात करते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब है जो पहला प्रकार बनेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो ये अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर परवलय है। समझ रहे मेरी बात को समझ में आ रही है। अगर आपसे पूछा जाए सर ये आपके सामने पहला प्रकार हो गया, सेकेंड परवलय आपके सामने ऐसे बनता है, तो ये अपने आप में परवलय हो गया, पैराबोला हो गया। उसके बाद जो थर्ड है कुछ इस प्रकार से बनता है, तो ये भी अपने आप में परवलय हो गया। और कुछ इस प्रकार से ये जो पार्ट है ये भी अपने आप में परवलय होगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब मेरा ये है कि परवलय का मतलब पैराबोला होता है। बस आप सेंस से समझिए कि जो स्ट्रेट लाइन होता है वो सीधा लाइन होता है, और जो परवलय होता है वो 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है। ये इस चीज़ को आप ध्यान से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आए, आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपने समझा कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक सीधी रेखा, और जो परवलय होता है पैराबोला वो क्या होता है, तो ये 4 कैटेगरी में होता है। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है। बात समझ में? इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन आपको 11th क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। जो अभी यूज है बस इतना सीख लीजिए, आप इस दोनों को लिख लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं ये ग्राफ पे, क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। चलिए हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपके सामने कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये जो पार्ट है आपके सामने वो वाई एक्सिस है, ये जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस है, समझना ध्यान से। और ये जो पार्ट यहाँ पे होता है ओरिजिन होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो एक्स, और ये जो पार्ट है एक्स डैश, और ये आपके सामने वाई, और ये पार्ट जो है वो वाई डैश हो गया, ठीक है। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे यही चीज़ मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दे दिया जाएगा, बात को समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आपके सामने पहला ग्राफ हो गया, ठीक है। जो सेकेंड ग्राफ है आपके सामने समझिएगा, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड जो क्वेश्चन है आपके सामने ये अपने आप में y है, और ये भी y डैश है, और ये आपके सामने x डैश, और ये x, और यहाँ पे ओरिजिन बीच में, ठीक है। ये बीच में क्या है, ओरिजिन हो गया। और कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया। जो तीसरा सवाल, पहले 2 ही सवाल आप सॉल्व कीजिए। तो इस प्रकार से किस प्रकार सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को समझिए। ये आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक फिगर दे दिया जाएगा, और आपसे पूछेगा सर बता दो इसका जो आलेख है वो एक घातीय बहुपद का है या द्विघातीय बहुपद का है, या दोनों में से कोई नहीं है। बात समझ में? तो कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो इस ग्राफ से मुझे पता चलता है कि इस ग्राफ में एक सरल रेखा है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो। और इस ग्राफ में पता चलता है कि इस ग्राफ में जो है ये क्या है, परवलय है, पैराबोला है। तो कैसे पता करोगे कि ये द्विघातीय है या वो एक घातीय है, या दोनों में से कोई नहीं है? तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा, समझिएगा ध्यान से। इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्सेप्ट यह है कि अगर लाइन सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, समझना ध्यान से, अगर लाइन सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो जो बहुपद का कैटेगरी होगा वो एक घातीय होगा। बहुपद की कैटेगरी कैसा होगा, आपका होगा सर एक घातीय होगा। समझना ध्यान से, A to Z आप सॉल्व कर दोगे, एक घातीय होगा, एक घातीय होगा, ठीक है। अगर लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो,
तो उसका जो मतलब बहुपद होगा वो एक घातीय होगा। जो दूसरा कंसेप्ट है, अगर लाइन जो है वो परवलय हो, कहने का मतलब पैराबोला हो, ध्यान रखना पैराबोला हो, तो समझना ध्यान से, ये जो आपके सामने बहुपद होगा वो द्विघातीय होगा, वो द्विघातीय होगा। ठीक है, ये क्या होगा? द्विघातीय होगा। तीसरा जो पार्ट है, अगर दोनों में से कोई नहीं हो, मतलब सरल रेखा, ठीक है, और परवलय, ठीक है, इस दोनों में से कोई नहीं हो, ध्यान रखना, ये दोनों में से कोई नहीं हो, तो ये जो होगा वो दोनों में से कोई नहीं होगा। बोलेंगे न एक घातीय और नहीं द्विघातीय। बात समझ में आ रहा है? तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से समझना है कि अगर लाइन स्ट्रेट लाइन हो, सरल रेखा हो, तो जो बहुपद होगा वो एक घातीय होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर लाइन परवलय हो, पैराबोला हो, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुपद द्विघातीय होगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई नहीं हो, मतलब स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो और पैराबोला भी नहीं हो, तो ध्यान रखना इसमें से कोई नहीं होगा, न एक घातीय होगा न ही द्विघातीय होगा। बात समझ में आई? तो इसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इन सवाल का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो पहला नंबर सवाल है आपके सामने, आप बताओ कि इसका जो ग्राफ है, ये आपके सामने जो ग्राफ दिया हुआ है, इसका कैसा बहुपद होगा? आप कहोगे सर इसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा वो एक घातीय होगा। एक घातीय होगा। क्यों एक घातीय होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ रहा है? एक सरल रेखा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में आप बताते हो सर इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे सर इसमें तो परवलय है। तो जैसे ही आपके सामने परवलय हो गया, तो ध्यान रखना ये जो आपके सामने होगा वो द्विघातीय बहुपद होगा। क्या होगा? द्विघातीय होगा। द्विघातीय होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन सवाल का आंसर होगा एक घातीय और इसका होगा द्विघातीय। आपको तीन कॉन्सेप्ट याद करना है। जो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सामने कोई स्ट्रेट लाइन हो जाए, सरल रेखा हो जाए, तो ध्यान रखना बहुपद एक घातीय होगा। अगर आपके सामने कोई पैराबोला हो जाए, परवलय लाइन हो जाए, तो ध्यान रखना आंसर होगा द्विघातीय। अगर दोनों में से कोई नहीं हो, मतलब स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो, पैराबोला भी नहीं हो, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, ना एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा। बात समझ में आ रही? इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में। हो गया? सॉल्व करें आगे। इसको बढ़िया से लिख लीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सॉल्व करें। चलिए देखने का पूरा प्रयास करते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल में आ जाइएगा। जो तीसरा सवाल है वो क्या है? बात समझ में आ रही है ना आपको? कहीं से भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ठीक है, देखो तीसरा सवाल कैसे बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे दिया जाएगा। ये आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये जो आपके सामने है वो वाई एक्सिस है और ये आपके सामने वाई डैश एक्सिस है और ये आपके सामने एक्स डैश और ये एक्स हो गया। समझ रहे हो? और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। जो चौथा नंबर सवाल है, फोर्थ नंबर सवाल, कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। ठीक है, ये आपके सामने वाई एक्सिस और ये जो है वो वाई डैश और ये एक्स डैश और ये यहाँ पे एक्स, और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। आप बता दो सर इसका ग्राफ कैसा होगा और उसका ग्राफ कैसा होगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताने की पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व कर दीजिए बढ़िया से। तो आप कहोगे सर एक और क्वेश्चन यहाँ पे ले लें। आप कहोगे सर एक और क्वेश्चन ले लिया जाए, बेहतर है, यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये एक्स और यहाँ पे आपके सामने एक्स डैश। ठीक है, और कुछ ग्राफ आपके सामने कुछ ऐसे हैं। ये आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है। तो आपको जो तीन क्वेश्चन है आपको बताना है, ग्राफ को देखकर बताना है कि ये जो ग्राफ है ये कौन सा बहुपद है।
मतलब एक घातीय है या द्विघातीय है या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ को देखकर बताना है कि ये जो बहुपद एक घातीय होगा या द्विघातीय होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। और इस ग्राफ को भी देखकर बताना है कि इसमें एक घातीय होगा या द्विघातीय होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आपको कैसा है बता दो। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाए, एक सीधा लाइन आ जाए, ध्यान रखना, तो वो एक घातीय बहुपद होगा। अगर आ जाए परवलय, मतलब पैराबोला 4 प्रकार का होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर परवलय आ जाए तो द्विघातीय बहुपद होगा। दोस्तों पता है ना परवलय कैसा होता है, 4 प्रकार का होता है परवलय। ये होता है, देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसी प्रकार का परवलय होता है, ध्यान रखना। तो अगर परवलय लाइन आ जाए तो दोस्तों ध्यान रखना बहुपद कैसा होगा, द्विघातीय हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला दोनों में से कोई नहीं हो तो दोनों में से कोई बहुपद नहीं होगा, ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। बात समझ में आ रहा है। तो आप पहला जो सवाल है, ये जो आपके सामने तीसरा सवाल है, आप इसका आंसर बता दो, जल्दी बताओ इसका आंसर। आप कहोगे सर आप ना इसका आंसर कमेंट में करिए, जल्दी से ना कमेंट में कर दीजिए अगर आप चाहते हो इसका आंसर लेना। देखो आप कहोगे सर इसमें ना परवलय लग रहा है और ना ही स्ट्रेट लाइन लग रहा है, इसमें सीधा रेखा भी नहीं है और कोई परवलय भी नहीं है कोई नहीं है। तो इसमें से क्या है कि दोनों नहीं है, ना आपका स्ट्रेट लाइन है ना पैराबोला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो तीसरा हो जाएगा, मतलब ना एक घातीय होगा, इसमें होगा ना एक घातीय हो जाएगा और नहीं द्विघातीय। इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही बढ़िया से, द्विघातीय। ठीक है, तो ये जो आपका तीसरा सवाल है इसका आंसर हो जाएगा ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। बात समझ में आ रहा है। सेकेंड सवाल की ओर चलते हैं। जो सेकेंड सवाल आप देखो ध्यान से, 4th नंबर सवाल को आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे। पहले आप इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है, कमेंट में कर दीजिएगा। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। आप कहोगे सर इसमें तो लग रहा है कि इसमें तो परवलय है ही नहीं, क्योंकि परवलय तो कुछ ऐसे होता है बिल्कुल, लेकिन इसमें तो परवलय भी नहीं है और शायद इसमें स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सीधा होता है, लेकिन ये तो ऐसे दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो आपने समझा कि इसमें ना स्ट्रेट लाइन है और नहीं पैराबोला, मतलब ना इसमें सीधा लाइन है ना इसमें आपको इसमें ये लाइन है। ठीक है, तो आपको सर इसमें दोनों नहीं है, तो बिल्कुल इसका भी आंसर हो जाएगा ना एक घातीय, ना एक घातीय और नहीं द्विघातीय, और नहीं द्विघातीय। बताओ समझ में आ रहा है। बस ध्यान से नोट्स बनाते रहिए, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल आप 100 मार्क्स ला सकते हो एग्जामिनेशन में। आप पूरा सीक्वेंस वाइज आप पढ़ते रहिए, पूरा टाइप बाय आपको पढ़ाया जाएगा, किसी भी प्रकार के कॉन्सेप्ट को छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल। 5वां नंबर सवाल को बना दीजिए। क्या हो सकता है इसका आंसर। आप कहोगे सर इसमें तो परवलय है, मतलब सिंपल एक परवलय है, तो कहोगे सर द्विघातीय होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है, आप कहोगे सर इसका जो आंसर होगा वो बहुपद हो जाएगा द्विघातीय। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका जो लाइन है वो पैराबोला है। ठीक है, तो द्विघातीय इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। इसको छाप लीजिए, उतार लीजिए इसको, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। हो गया, चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। देखो जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना उतने बढ़िया होगा। मोर देन इनफ सवाल हम लोग करवा रहे हैं, मतलब यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर एक बार आप नोट्स बना लोगे ना तो डेफिनेटली आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप नोट्स को 5 बार रिवाइज कर लीजिए, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नोट्स को 5 बार रिवाइज और उसके बाद बुक्स को भी, एनसीईआरटी बुक्स को 5 बार रिवाइज। ठीक है, तो 6 नंबर सवाल को देखिएगा। 6 नंबर सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ये आपके सामने कुछ फिगर है। ठीक है, इस फिगर को देखकर आपको बताना है कि सर इसका जो होगा वो क्या होगा, बहुपद एक घातीय होगा या द्विघातीय होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे आपके सामने ओरिजिन है, ध्यान रखना। और जो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हो इसमें बताओ। ये फिगर है आपके सामने, आपको बताना है कि ये जो आपके सामने एक आलेख है, ग्राफ है, ये एक घातीय बहुपद होगा या द्विघातीय बहुपद होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो आपके अंदर से क्वेश्चन आंसर निकल रहा होगा कि सर ना स्ट्रेट लाइन है, ना ये आपका सरल रेखा है और ना ही परवलय है, ना ही ये पैराबोला है। तो डेफिनेटली ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरा पार्ट में क्या होगा, ना एक घातीय और ना ही द्विघातीय। बात समझ में आ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं है और ना ही पैराबोला है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा आप कहोगे सर ये ना एक घातीय है और नहीं द्विघातीय। बात समझ में। यही कॉन्सेप्ट आप पर भी लागू होता है। अगर आप
10 बुक को सॉल्व करते हो तो ना आप इस पार के रहोगे ना उस पार के रहोगे। ध्यान रखना बात को, एक बुक को 10 बार सॉल्व करो 10 बुक के बजाय, ठीक है। 10 बुक को सॉल्व करके टाइम पास मत करो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना, डेफिनेटली आपका एक नंबर भी नहीं कटने वाला है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, आसाम बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, किसी भी ऑल स्टेट बोर्ड से हो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। बस आपको 2 ही चीज़ करना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक वे में टाइप वाइज आपको नोट्स बनाना है। उसके बाद एनसीईआरटी बुक को 5 मिनिमम 5 बार रिवीजन करना है, नोट्स को भी 5 बार रिवीजन करना है। अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर आपका त्रिकोणमिति हो चुका है, जाके पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सितंबर से अक्टूबर तक पूरा सिलेबस आपके सामने कवर हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली टाइप के क्वेश्चंस में। चलिए अब सेकेंड पार्ट में लिखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। शून्यकों की संख्या दिखाना, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे हेडिंग में, आलेख देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना। यह आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि आलेख को देखकर आपको शून्यकों की संख्या बताना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम में छप जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आलेख को देखकर आपको बताना है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या आपको देखकर बताना है। दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब ये जो क्वेश्चन है, लैंग्वेज किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाएंगे, लिखिएगा यहाँ पे रहेगा नीचे, लिखिएगा नीचे के चित्रों में। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके सामने एग्जाम में रहेंगे, नीचे के चित्रों में, ठीक है। y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के आलेख, आलेख, ठीक है, दिए गए हैं। साथ साथ आप क्वेश्चन भी लिखते रहिएगा, दिए गए हैं, ठीक है। लिखिएगा जहां p ऑफ x एक बहुपद है, एक बहुपद है, ठीक है। और आपसे पूछा रहा है कि सर प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। और कुछ ग्राफ आपके सामने दिया रहेगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहेगा, ठीक है। जो सेकेंड सवाल है आपके सामने कुछ इस प्रकार से ग्राफ रहेगा, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। जो तीसरा है कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। जो फोर्थ नंबर भी यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। बस दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस ध्यान से समझना, बस हो गया। फिफ्थ नंबर सवाल भी यहाँ पे लिख लीजिएगा,
बस अब ध्यान से देखते रहिए, हो गया, ठीक है। 7 नंबर सवाल देखिएगा। और 8 नंबर सवाल यहाँ पे है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इन सभी को आप एक नाम दीजिए। आपको अगर सर ये जो पार्ट है वो एक्स एक्सिस है और ये जो पार्ट है वो एक्स डैश है और ये अपने आप में वाई है और ये अपने आप में वाई डैश है। क्लियर है। यहाँ पर भी वही केस होगा, एक्स यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पे होगा वाई और यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई डैश। क्लियर है। यहाँ पर सेम प्रोसेस है। यहाँ पे एक्स डैश एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने वाई डैश हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, एक्स हो जाएगा एक्स डैश वाई और यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस यहाँ पे है, ध्यान से समझो। यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा और ये आपके सामने वाई डैश, ये एक्स डैश और यहाँ पे एक्स। सेम यहाँ पे प्रोसेस है, वाई और यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे एक्स डैश और यहाँ पे एक्स। आगे भी वही है, वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स। फिर यहाँ पर भी वही करेंगे, वाई वाई डैश और ये एक्स डैश और एक्स। ठीक है। तो ये आपके सामने ग्राफ, एक मिनट आप फोल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि पूरा वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिगर। चलिए पूरा आ रहा है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पे 8 सवाल आपके सामने दिया हुआ है और आपको आलेख को देखकर बताना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चंस हूबहू छप जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाइए, एक बढ़िया सा नोट्स आपको बनेगा और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। आपके कैपेसिटी के अनुसार 10 बार सॉल्व कर दीजिए। आपको 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पूरा सिलेबस आपके सामने कवर होगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझिए और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में ये लिखा रहेगा, नीचे के चित्रों में y इक्वल टू पी ऑफ x के आलेख दिए गए हैं। कुछ आलेख आपके सामने दिया हुआ है और ये जो आलेख है ना, ध्यान रखना, p ऑफ x बहुपद का है। यहीं पे ध्यान रखना, p ऑफ x बहुपद का, इसी को खाली फोकस करना। p ऑफ x एक बहुपद है, मतलब यहाँ पे देखो p ऑफ x है। ठीक है। y इक्वल टू पी ऑफ एक्स के आलेख दिए गए हैं, जहां p ऑफ एक्स एक बहुपद है और प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यकों की संख्या प्रत्येक स्थिति में आपको ज्ञात करना है। मतलब इस फिगर को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, इस फिगर को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, इस फिगर को देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। इन सभी फिगर को देखकर आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ये चीज बहुत मायने रखता है, तो ध्यान से समझना। आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे देखो p ऑफ x है। आप कहोगे सर यहाँ पे तो x है, बिल्कुल p ऑफ x अपने आप में बहुपद है ना। बस वहीं पे आपको ध्यान देना है। अगर वहाँ पे p ऑफ y भी रहता है एग्जाम में, तो इसके बाद वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बस एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे p ऑफ x एक बहुपद है, कहने का मतलब जैसे ही p ऑफ x आपके सामने दे दिया जाए, जैसे ही p ऑफ x आपके सामने दे दिया जाए, माइंड में हमेशा बैठा लेना कि बीच में x है ना, तो x एक्सिस पर, मतलब x एक्सिस पर जितना बार कटेगा उतना ही शून्य की संख्या होगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, बीच में x है, मतलब p ऑफ x बहुपद है, मतलब बहुपद x पर है, x पे डिपेंड है। समझो ध्यान से, p ऑफ x का मतलब होता है कि बहुपद x पर डिपेंड है, x वेरिएबल पर डिपेंड है, मतलब x एक्सिस पर डिपेंड है। तो जो फिगर में जितना बार लाइन x एक्सिस को काटेगा, x एक्सिस को कट करेगा, उतना ही शून्य की संख्या होगा। बात नहीं समझ में आई? फिर से समझो। जैसे ही यहाँ p ऑफ x देखा, इसका मतलब हो गया कि बहुपद x पर डिपेंड है, बहुपद x एक्सिस पर डिपेंड है। तो बस जितना बार लाइन x एक्सिस को कट करेगा, उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो सवाल को, अगर इस सवाल में देखा जाए कि इस सवाल में देखो, ये जो आपके सामने सवाल है, क्वेश्चन से, ये बहुपद p ऑफ x का है। मतलब आप कहोगे सर इसमें शून्यकों की संख्या बता दो, तो कहोगे सर इसमें शून्यकों की संख्या जो होगा, शून्य किसमें हो जाएगा, कितना होगा, तो शून्य किसमें हो जाएगा। आप कहोगे सर इसमें पूरा लिख लो, शून्यकों की संख्या। अगर शून्यकों की संख्या आपसे पूछे तो आप कहोगे सर इसमें x एक्सिस को एक बार और 2 बार काटा, 2 बार कट किया ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बार कट गया, एक लाइन यहाँ पे काटा, एक लाइन यहाँ पे काटा। लाइन कैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक एक्सिस को देखो कितना बार काटा। आपको सर 2 बार काटा, तो डेफिनेटली इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2। आ रहा है समझ में बढ़िया से? कहोगे सर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, कि एक्स एक्सिस को 2 बार काटा
तो डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, आपको अगर सर इसमें जो आंसर होने वाला है वो 2 होगा। आ रहा है समझ में? तो पहला सवाल आपके सामने बन गया। सेकंड क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आपको अगर सर सेकंड क्वेश्चन में एक्स एक्सिस को एक बार काटा, फिर 2 बार काटा, फिर 3 बार काटा, मतलब 3 बार काटा, ध्यान रखना। तो इस सवाल में शून्यकों की संख्या जो हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितना, 3 हो जाएगा। इसमें 2 आंसर, इसमें 3 आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में? इन सवाल में शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी क्योंकि बहुपद जो है वो एक्स एक्सिस पर डिपेंड है, और एक्स अक्ष को देखो, ये आपके सामने एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस को 3 बार काटा, 1 2 3, तो डेफिनेटली 3 आंसर। ध्यान रखना एग्जाम में कभी कभी एक्स यहाँ भी दे देगा। एक्स अगर यहाँ पे दे तो कंफ्यूज मत होना है, सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो 1 बार काट रहा है तो 1 आंसर हो जाएगा अगर एक्स यहाँ पे रहता तो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। सेकंड थर्ड क्वेश्चन को देखो, तीसरा सवाल को देखिए ध्यान से। आप कहोगे सर यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे है, तो कहोगे सर इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या। आप कहोगे सर बस एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाते रहिएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फोर्थ नंबर सवाल को देखो, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या कहोगे सर इसमें शून्यकों की जो संख्या हो जाएगा, कहोगे सर एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना? तो 2 आंसर हो जाएगा इसका। बताओ, है ना आसान? कहीं से भी कोई हार्ड लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ बताओ इसमें, आप कहोगे सर इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर शून्यकों की संख्या जो हो जाएगा वो एक्स अक्ष पर डिपेंड रहता है, और एक्स अक्ष को बस एक ही बार काटा जा रहा है यहाँ पे, तो 1 आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अगला सवाल देखिएगा, इसमें शून्यकों की संख्या। आप कहोगे सर इसमें एक्स अक्ष को एक ही बार काटा जा रहा है, एक्स अक्ष ये वाला एक्स एक्सिस है, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका। बताओ समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखिएगा, इसमें शून्यकों की संख्या। ठीक है, आप कहोगे सर इसमें एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा जा रहा है। देखो ध्यान से इस वाले फिगर में, इसमें एक्स एक्सिस को कहीं पर भी काटा नहीं जा रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो 0 हो जाएगा, मतलब एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटा जा रहा है। समझ में आ रहा है? सेकेंड नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। आप कहोगे सर इसमें शून्यकों की संख्या बता दो। बहुत ही आसान है, इसमें कहीं से भी कोई हार्ड नहीं है। शून्यकों की संख्या, आप कहोगे सर इसमें देखो ध्यान से, ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितना बार काटा, कहोगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, तो 6 आंसर हो जाएगा इस सवाल का। मतलब देखो 1 2 3 4 5 6। आ रहा है समझ में बात को? तो इन सभी सवाल को आप ध्यान से लिख लीजिए, ध्यान से नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर हम मिलते हैं अगली सवाल में। जो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं आप इसको नोट करिए बढ़िया से। चलो बिल्कुल सही है पूरा। नोट कर लीजिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है?
चलिए इन सवाल को देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया। देखो ध्यान से, एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना आसानी होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे x कर दिया गया और यहाँ पे y कर दिया गया। कहने का मतलब अब जो बहुपद हो गया वो p ऑफ y हो गया। अब जो बहुपद हो गया आपके सामने क्या हो गया, p ऑफ y। p ऑफ y का मतलब क्या हो गया कि बहुपद जो है वो y एक्सिस पर डिपेंड हो गया। मतलब बहुपद जो है वो y अक्ष पर डिपेंड हो गया, y एक्सिस पर। तो अब क्या करेंगे, जितना बार y एक्सिस को काटेगा उतना ही इसका शून्य की संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुआ कि p ऑफ y एक बहुपद है, मतलब बहुपद y एक्सिस पर डिपेंड हो गया। जैसे ही बहुपद y अक्ष पर डिपेंड हो जाता है तो y एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना ही शून्य की संख्या हो जाएगा। तो क्या करोगे सर, इसका आंसर बता दो। आप कहोगे सर इसका जो आंसर हो जाएगा आपके सामने शून्य की संख्या, शून्य को की संख्या। आप कहोगे सर इसमें देखो ध्यान से, तो यहाँ पे y एक्सिस को कितना बार काट रहा है, कहोगे सर एक ही बार तो काट रहा है y एक्सिस, ये आपके सामने y अक्ष है। ध्यान से समझो, ये y अक्ष है और y एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। अब इस वाले सवाल में अगर आपसे कोई पूछे सर इस वाले सवाल में शून्यकों की संख्या बताओ, शून्यकों की संख्या बता दीजिए, तो कहोगे सर इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर y एक्सिस को एक ही बार काटा गया है तो एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में बताइए शून्यकों की संख्या। आप कहोगे सर शून्यकों की संख्या इसमें हो जाएगा क्योंकि जो बहुपद है वो y पर डिपेंड है, y अक्ष पर डिपेंड है। कहोगे सर y पर एक बार काटा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, मतलब 5 बार y अक्ष पर ये काटा। बिल्कुल, तो इसका क्या हो गया 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में बढ़िया से। तो जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस था वो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, ध्यान से इसको डिस्कस करिए। कहीं से भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, उस कमेंट के जरिए आपको टोटल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाएगा। क्लियर है? तो जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस था मैंने डिस्कस कर दिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो टाइप 3 के क्लासेस होगा, तो एक बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। 2 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं और जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, और जो तीसरा टाइप है वो शून्यक के बारे में पढ़ेंगे। मतलब द्विघात बहुपद का जो भी शून्यक निकालना होता है उसकी फार्मूला, उसके जो इसमें क्वेश्चन है, बहुत बेस्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।